स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग अच्छा, उसके जैसा नहीं है कि जब चाहे माइक बंद कर दें कर दें। अच्छा, ये है ना व्यूअर्स जीरो कमेंट्स।
सत्र शुरू करेंगे। आप सभी को मेरी आवाज पहुंच रही होगी। महेश जी, आवाज जा रही है? ठीक है, देख चेक कर लीजिए। तो सभी लोग श्वास भरें और छोड़ते हुए गायत्री छंद का उच्चारण करें। ओंकार का लंबा नाद उत्पन्न करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमो गुभ्यः श्रीमतिभ्यः शौर्भ्येभ्यः एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्चभ्यः पवित्राभ्यो नमो। सर्वकाम दूधे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी पावनी शुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। गौमा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और इसी के साथ आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। और आज का जो मुख्य विषय है वह है ओमिक्रॉन नाम का वायरस। इसे नए प्रकार का वायरस भी कहा जा रहा है और यूरोप के देश इस विषय पर कह रहे हैं कि यह बहुत तेजी के साथ फैलने वाला वायरस है। तो मैं चाहता हूं कि ओमिक्रॉन वायरस या इस तरह के और जितने भी वायरस हैं, इनकी उत्पत्ति के रहस्य से आज पर्दा उठाऊं। प्रतिवर्ष एक, कम से कम एक और एक से अधिक वायरस की उत्पत्ति का दावा किया जाता है और फिर इन वायरसों की आड़ में बहुत सारे कुछ नैतिक और कुछ अनैतिक कार्य किए जाते हैं। अभी पूरी तरह से कोरोना का डर दुनिया से गया भी नहीं कि ओमिक्रॉन नाम के नए वायरस का डर लोगों में बैठाया जा रहा है। और सुनने में भी आ रहा है कि इस ओमिक्रॉन की आड़ में भारत के कई राज्य जनवरी में या जनवरी से फिर से लॉकडाउन की तैयारी कर रहे हैं। तो विशेष करके गविसिद्धों को मैं कहना चाहूंगा और इस वर्ष का जो 9वां पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन
पंचगव्य विद्यापीठम परिसर कांचीपुरम में जो आयोजित हुआ, उस दिन के पहले सत्र में प्रातःकालीन सत्र में मैंने बात की जन्म और मृत्यु के रहस्य के बारे में। ये वायरसों की उत्पत्ति, उनका भी जन्म और उन वायरसों की मृत्यु भी इसी रहस्य के साथ जुड़ा हुआ है। ये वायरस भी एक प्रकार के जीव हैं और लगभग सिमिलर स्थिति सिचुएशंस होता है इनकी उत्पत्ति का। तो जिन लोगों ने उस लाइव को देखा और बाद में जो है उसको YouTube पर भी उसकी रिकॉर्डिंग डाला गया है, उन लोगों के लिए वायरस को समझना बड़ा सरल हो जाएगा। वो लगभग 2 घंटे का सत्र था जिसमें हमने समझाने की कोशिश की कि जन्म और मृत्यु क्या है, उसका रहस्य क्या है। मुझे लगता है जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप इसको सुनने के बाद उस वीडियो को सुनना, तो आपके मन में ये वायरसों की उत्पत्ति और वायरसों का समाप्त होना, इन सबसे बड़ी आसानी से पर्दा उठ जाएगा और आपकी ये समझ बन जाएगी कि इन वायरसों के साथ कैसे जीना है, कैसे लड़ना है। दोनों चीजें हैं। मनुष्य वायरसों के साथ लड़ भी सकता है, साथ में जी भी सकता है। तो देखो, किसी भी जीव की उत्पत्ति, चाहे वो वायरस हो, वायरस मतलब अदृश्य जीव, ऐसे जीव जिनको मनुष्य अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता है। जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते वे सूक्ष्म जीव, और उसी कैटेगरी में वायरस भी आते हैं। जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वे बड़े जीव। तो ये सभी प्रकार के जीव और जीवों की उत्पत्ति प्रकृति कब और क्यों करती है, तो हर तरह का जीव उत्पत्ति के लिए, स्वयं के शरीर को उत्पन्न करने के लिए, रहने के लिए, उनको एक विशेष तरह का भूगोल चाहिए। और जब वह विशेष भूगोल कहीं भी किसी भी वातावरण में जब तैयार हो जाता है, तब प्रकृति स्वयं इन चीजों को उत्पन्न करती है। अब वो वैसा भूगोल जरूरी नहीं है कि केवल पृथ्वी पर हो। सौरमंडल में या हमारे सौरमंडल से बाहर किसी दूसरे नक्षत्र के सौरमंडल में, किसी भी वातावरण में अगर ऐसी सिचुएशंस आती है, ऐसा भूगोल तैयार होता है, तो उस भूगोल के अनुरूप वहां पर दोनों तरह के जीव उत्पन्न हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव भी और बड़े जीव भी। ऐसे जीव भी जिनको सहज रूप में देखा जा सकता है और ऐसे जीव भी जिनको सहज रूप में नहीं देखा जा सकता। ये दोनों तरह की चीजें उत्पन्न हो सकती हैं। एक बड़ा सरल उदाहरण से इसको आप समझ सकते हैं। इधर आ जाइए।
एक बड़े सरल उदाहरण से इसको हम समझ सकते हैं कि गाय का गोबर, गाय गोबर देती है, गाय का गोबर, गाय जब गोबर देती है तो आप देखोगे कि शीत ऋतु में गाय के गोबर में स्वतः जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। कोई भी फल या कोई भी खाने की वस्तु जब अपनी आयु को पार कर जाता है, जब वह क्षय की स्थिति में पहुंचता है, तो क्षय को प्राप्त करने के लिए वह अपने शरीर में जीवाणु को उत्पन्न करता है और यही जीवाणु उसे क्षय की ओर लेकर के जाते हैं। तो इससे स्पष्ट, इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि जब कभी विशेष भूगोल का निर्माण होता है, हाँ, तो उस विशेष भूगोल के कारण, उस विशेष भूगोल के अनुरूप उसमें जीव जगत की उत्पत्ति होती है, जीव की उत्पत्ति होती है। और ये जीव अति सूक्ष्म भी हो सकते हैं, दृश्य वाले भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। और इसी कारण, ऐसे ही कारणों से एक समय पृथ्वी पर मनुष्य नाम के जीव की उत्पत्ति हुई। इसको उस व्याख्यान में, जन्म और मृत्यु के सच वाले व्याख्यान में इसको स्पष्ट किया है। पृथ्वी का जो पूरा शरीर है, जिसको 5 दृश्य वाले खंडों में तोड़ा है हमारे ऋषियों ने, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पृथ्वी का संपूर्ण शरीर है। पृथ्वी के संपूर्ण शरीर में केवल भूमि तत्व और जल तत्व नहीं है। हम जिस पृथ्वी के ऊपरी सतह पर रहते हैं, उससे 200 किलोमीटर ऊपर तक पृथ्वी का शरीर है। उस पृथ्वी के शरीर में हम भूमि तत्व के ऊपर रहते हैं। तो आप देखोगे बहुत सारे जीव जगत है जो भूमि तत्व पर रहने वाले हैं, यानी भूमि के अंदर रहने वाले हैं। जैसे केचुआ, केचुआ मिट्टी के अंदर रहता है, वह मिट्टी में रहने वाला जीव है, भूमि तत्व में रहने वाला जीव है। उस जीव की उत्पत्ति भूमि तत्व की नैसर्गिकता के कारण होता है। भूमि तत्व की नैसर्गिकता जहां जहां है, वहां वहां की मिट्टी में आप केचुआ देखोगे, और केचुआ जैसे हजारों जीव आपको मिलेंगे। मिट्टी का भूगोल बदलता है, उसका संतुलन बिगड़ता है, केचुए और उनके साथ रहने वाले दूसरे जीव सब खत्म हो जाते हैं। तो जीवों की उत्पत्ति, उनका रहना, ये सारा कुछ निर्भर करता है भूगोल के ऊपर। तो मिट्टी में रहने वाले जीव आपने देख लिया, मिट्टी के ऊपर जल जगत है, तो जल में रहने वाले जलचर जीव हैं, उनका भूगोल वही है। जहां का जल नैसर्गिक होगा, प्राकृतिक रूप से संतुलित होगा, वहां जल के भूगोल के कारण स्वतः उसमें मछली उत्पन्न हो जाती है।
और मछली के साथ साथ और दूसरे बहुत सारे जलचर जीव। तो भूमि तत्व वाले जीव, जल तत्व वाले जीव, और जल के ऊपर है अग्नि। हम सभी मनुष्य अग्नि वाले भूगोल में रहते हैं। जैसे मछली जल के भूगोल में रहती है, उसी प्रकार से मनुष्य और बहुत सारे मनुष्य के समकक्ष जो प्राणी हैं वो अग्नि के भूगोल में रहते हैं। हम सभी लोग अग्निचर हैं। जैसे मछली जलचर है, वैसे ही हम लोग अग्निचर हैं। और अग्नि के ऊपर वायु तत्व है। वायु तत्व में रहने वाले जो हैं चिड़िया है। चिड़िया वायु तत्व में रहती है। उनका घर पेड़ पर होता है, वायु में होता है, वायु में विचरण करते हैं। और उससे ऊपर आकाश, आकाश में सूक्ष्म जीव रहते हैं जिनको वायरस कहते हैं। ये उनका भूगोल है। और ये सभी जीव तभी तक अपने अस्तित्व को बचा करके रख सकते हैं जब तक उनका भूगोल बचा हुआ है। जब तक मिट्टी का अपना भूगोल बचा हुआ है तभी तक केचुए का जीवन है। जब तक जल का भूगोल बचा हुआ है तभी तक जलचर का जीवन है। और जब तक अग्नि का भूगोल बचा हुआ है तभी तक मनुष्य है। जब तक वायु का भूगोल बचा हुआ है तभी तक पक्षी हैं। और जब तक आकाश का भूगोल बचा हुआ है तभी तक ये वायरस है। तो आप देखोगे जैसे ही शीत ऋतु होता है, यानी सूर्य का नहीं कह सकते, पृथ्वी का, जैसे ही पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के समीप जाते हुए दक्षिणी गोलार्ध को दूर कर देता है। तो पृथ्वी के भूगोल का जो तापमान है, अग्नि क्षेत्र है, वो मंद होने लग जाती है। इसको बोलते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना। अभी सूर्य बड़ी तेज गति के साथ दक्षिणी गोलार्ध की ओर जा रहे हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य से निकलने वाली फोटोन एनर्जी की पहुंच कम गई है। इसका प्रभाव क्या हुआ कि पृथ्वी के जिस अग्नि क्षेत्र में मनुष्य रहता है वहां अग्नि की नैसर्गिकता कम रही। और अग्नि कमेगा तो वायु प्रभावकारी होगा, और वायु प्रभावकारी होगा तो आकाश भी प्रभावकारी होगा। यानी आकाश में रहने वाले जीव पृथ्वी के गर्भ की ओर बढ़े। और देखो यही कारण है कि जब जब शीत ऋतु होती है तब तब आकाशीय भूगोल में रहने वाले वायरस पृथ्वी के अग्नि क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, क्योंकि अग्नि का भूगोल बिगड़ गया, तापमान गिर गया है। इसीलिए ज्यादातर वायरस का प्रकोप शीत ऋतु में बढ़ता है। ये ओमिक्रॉन वायरस, देखो नाम बदलने से वायरसों का चरित्र नहीं बदल जाता। कोई भी वायरस रहने दो, हाँ, सबकी एक ही प्रकृति है, आकाशीय भूगोल में रहना। तो जब आकाशीय भूगोल पृथ्वी के अग्नि क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो वहां के जीव यहां आ जाते हैं और वे अपना घर ढूंढते हैं। तो जहां जहां उन वायरसों को अपना घर
अपना घर मतलब अपना भूगोल ढूंढते हैं। तो जहां जहां पर वायरसों को अपना भूगोल दिखता है वहां पर वो बसने का प्रयास करते हैं। मनुष्य और जीव जगत अग्नि के भूगोल में रहने वाला है। तो जब भी मनुष्य के शरीर का अग्नि मंद हो जाएगा, ये वायरस शरीर में प्रवेश करेंगे और वो अपना घर बनाएगा। तो आप देखोगे भूमध्य रेखा से 20 डिग्री तक अग्नि का प्रबल क्षेत्र है और यही जीव जगत के लिए उपयोगी भूगोल है। और उससे ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे अग्नि कमते जाए। लेकिन दक्षिण जो साउथ पोल है वहां पर वर्ष के कुछ महीने ऐसे होते हैं जब अग्नि का प्रभाव कम होता है। 2 से 3 महीना, अधिक से अधिक दिसंबर और जनवरी, और नवंबर दिसंबर और अधिक से अधिक जनवरी तक। तो इस समय यदि हम अपने भोजन व्यवस्था के कारण बाहर का तापमान भले गिरा है, बाहर का अग्नि क्षेत्र भले कमजोर हुआ है, लेकिन यदि हम अपने शरीर के अंदर के अग्नि को अगर हम बना करके रखें तो दुनिया का कोई भी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक हमारा शरीर उस वायरस के रहने योग्य भूगोल में परिवर्तित नहीं होगा तब तक कोई भी वायरस, ये ओमिक्रॉन रहने दो या अगले साल कोई और आ जाए, कोई भी आने दो, हर साल ये नाम बदले जाते हैं, मूल इनका चरित्र एक ही रहता है। तो यदि हम अपने रसोई घर की व्यवस्था के कारण, और देखो इसीलिए रसोई घर की व्यवस्था जो है वो ऋषियों ने हमारे यहाँ की। अब कुछ मत दुनिया में ऐसा भी है जो रसोई घर के खिलाफ है। उनकी यहां पर जो समझ है वो कमजोर है। जैसे नेचुरोपैथी है, उसमें बार बार कहा जाता है अनकुक फूड खाइए, आप पका के नहीं, कच्चा खाओ। लेकिन हमारे यहाँ रसोई घर की एक बहुत ऊंची परंपरा रही है और रसोई घर के बारे में तो महर्षि वाग्भट जी स्पष्ट कहते हैं कि दुनिया में इससे अच्छी क्वालिटी का कोई हॉस्पिटल ही नहीं हो सकता। तो यदि हम भारत के लोग अपने रसोई घर के माध्यम से, भोजन व्यवस्था के माध्यम से अपने शरीर के तापमान को बना करके रखें, यानी हम अपने शरीर के अंदर के अग्नि वाले भूगोल को अगर बना करके रखें तो दुनिया का कोई वायरस जा ही नहीं सकता। एंटी इन्वायरमेंट में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे हम मनुष्यों को रहने के लिए जो वातावरण चाहिए वो ऑक्सीजन वाला वातावरण चाहिए। तो अगर कोई ऐसा वातावरण है जहां ऑक्सीजन नहीं है, हम वहां क्यों जाना चाहेंगे, क्यों जाएंगे वहां हम? ये महेश जी जरा उन दोनों को कहिए दूर जाके बात करने के लिए। जैसे मनुष्य ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहने वाला है, तो यदि कोई ऐसा क्षेत्र है, जगह है जहां ऑक्सीजन की कमी है, तो वहां मनुष्य क्यों जाएगा, मनुष्य क्यों मरने जाएगा वहां? उसी प्रकार से वायरस को रहने का जो उसका एक अपना भूगोल है, आकाशीय वातावरण जो है उसका, वो वैसा वातावरण यदि हमारे शरीर के अंदर
उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है, तो वायरस आएगा उसके अंदर और वो अपना घर बनाएगा, फिर अपना वो काम करेगा। लेकिन यदि हम अपने शरीर को वैसा वातावरण में नहीं बदलने दें तो क्यों वायरस है? नजदीक से गुजर जाएगा लेकिन प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मालूम है मैं प्रवेश किया तो मेरी मौत है अंदर। और ऐसी पूरी व्यवस्था भारत के रसोई घर में है। शीत ऋतु आता है, शीत ऋतु आते के साथ हमारे रसोई घर में ऐसी ऐसी सब्जियां आ जाती है, उन सब्जियों में ऐसे ऐसे मसालों का एप्लीकेशंस होता है जिसके भक्षण से हमारे शरीर के अग्नि क्षेत्र का भूगोल नहीं बदलता, और नहीं बदलेगा तो ओमिक्रॉन हो या उसका बाप कोई हो वायरस, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। सारे सारे वायरसों के रहने का भूगोल एक ही है, चाहे वो कोरोना हो, स्वाइन फ्लू हो, बर्ड फ्लू हो, ओमिक्रॉन हो, या अगले साल और कोई नए नाम से कोई आ जाए, उसके अगले साल और कोई नए नाम से आ जाए। नामों से नहीं डरना, अपने शरीर के भूगोल को बना करके रखो। हमारे शरीर का भूगोल है अग्निचर, हम अग्निचर जीव हैं, अग्नि क्षेत्र में रहने वाले जीव हैं। तो हमारे शरीर की जो प्रधानता है वो है अग्नि, तो अग्नि को बना करके रखो। अग्नि अगर बना रहा तो न तो उसमें वायु का प्रकोप होगा और न ही आकाश का प्रकोप, और बिना आकाश के प्रकोप के हमारे शरीर के अंदर वायरस बैठ नहीं सकता, वो अपने आप को मल्टीपल नहीं कर सकता। जब फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है तो कोई भी जीव अपने आप को बड़ी तेजी के साथ मल्टीपल करता है। और इसीलिए देखो भूमध्य रेखा से 20 डिग्री ऊपर और 20 डिग्री नीचे जो अग्नि का मूल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों की जनसंख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है। लेकिन वही उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं, कनाडा, रूस, उत्तरी चीन, आप देखो वहां पर जनसंख्या तेजी से नहीं बढ़ती, क्योंकि मनुष्य के रहने का उपयोगी वायुमंडल वहां नहीं है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में गोलार्ध की जनसंख्या नहीं है, लगभग शून्य है। क्यों? इसलिए कि मनुष्य जो अग्निचर जीव है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, वैसा पर्याप्त भूगोल नहीं है, इसके कारण उनकी संख्या कम है। किसी भी वायरस को रहने का भूगोल है आकाशीय तत्व। जब हमारे शरीर में वायरस के रहने जैसा आकाशीय वातावरण और आकाशीय तत्व उत्पन्न हो जाएगा तो ये वायरस आ जाएंगे। तो रसोई घर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे शरीर के अंदर के अग्नि वाले वायुमंडल को बिगड़ने नहीं देंगे, रखेंगे? तो उसमें देखो जो मसाले हैं जिनको हम गरम मसालों की श्रेणी में लेते हैं, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लवंग, अदरक, काली मिर्च, सौंठ, जायफल, ये सभी अग्नि उत्पन्न करने वाली वनस्पतियां हैं। और देखोगे ये शीत ऋतु में जिनके घरों में अभी भी पारंपरिक रसोई घर बचा हुआ है, इस शीत ऋतु में इसका भरपूर एप्लीकेशन होता है। शीत ऋतु में बहुत सारी ऐसी सब्जियां भी है जो हमें हमारे शरीर के भूगोल को बनाए रखने में मदद करती है, जैसे प्याज,
लहसुन, सब्जियों में सूरन, हरी मिर्च। हरी मिर्च सबसे सस्ता और सबसे तगड़ा एंटीवायरस है। मिर्च खाइए, हरी मिर्च खाओ। आप देखोगे शीत ऋतु में विशेषकर प्रकृति बहुत तीखी मिर्ची उत्पन्न करती है। मिर्ची के स्वाद में देखो अंतर आ जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जो सामान्यतः जो मिर्ची होगी वो उतना तीखा नहीं होता जितना कि शीत ऋतु वाला होता। तो प्रकृति तो हमें खुद देती है। इससे बचने के लिए हमें अपने शरीर के भूगोल को बना करके रखने के लिए व्यवस्थाएं तो देती है। लेकिन ये जो अभी हाइब्रिडिंग का जो दौर चल रहा है, सब चीज को हाइब्रिड कर दो और सभी को सभी मौसम में उगा दो, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और देखो ऐसी बात भी नहीं है कि जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं उनको इसकी समझ नहीं, उनको इसकी पूरी समझ है। लेकिन इसको करने से बाजारवाद बढ़ता है, पूंजी का संग्रह बढ़ता है और इसके लिए इसको प्रमोट किया जाता है विश्व स्तर पर। यहां तक कि हमारी सरकारें भी इसको प्रमोट करती है। उनको पता है बिना मौसम की चीज लोग खाएंगे, नपुंसक फल फूल सब्जी लोग खाएंगे, लोग बीमार पड़ेंगे। लोग बीमार पड़ेंगे तो दवाइयों का टर्नओवर बढ़ेगा और दवाइयों का टर्नओवर बढ़ेगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा। देश का जीडीपी बढ़ेगा तो ज्यादा कर्जा मिलेगा, लोगों के राशन में मुफ्त का सामान बांटना आसान हो जाएगा। अब ये सब देखो राजनीतिक चीजें हैं, छोड़ दो। जिसको राज चलाना है वो अपने अपने तरीके से चलाता है। और दोष भी किसका? जो लोग ऐसा करते हैं उस चुनाव भी तो हम ही करते हैं, इसलिए किसको दोष दे? जरूरत है स्वयं को संभालने का, अपनी रसोई घर की नैसर्गिकता को दोबारा खड़ा करने का। लकड़ी और गोबर के कंडे पर पका हुआ भोजन अद्भुत होता है। लेकिन प्रदूषण फैले न फैले इसके आड़ में इस पूरे संस्कार को खत्म कर दिया। किसी ने लेबोरेटरी में जांच की कि लकड़ी और गोबर के कंडे से जलने वाले चूल्हा में कितना प्रदूषण होता है और एलपीजी गैस से खाना बनने में कितना प्रदूषण। कभी लैब में चेक किया? क्या सभी तरह के धुआं हानिकारक होते हैं? बस पश्चिम के कुछ देशों ने भारत को एक बड़ा बाजार बनाने के लिए एक सगुफा छोड़ा और हम बिना सोचे समझे उनके पीछे चल देते। अपने रसोई घर को नैसर्गिक कीजिए, लकड़ी और गोबर के कंडे पर भोजन बनाने के चूल्हे बनाइए। लकड़ी और गोबर का कंडा जलेगा और उसका धुआं जहां तक आएगा किसी भी वायरस की ताकत नहीं कि उस वायुमंडल में घुस जाए। ये जो धुआं है जो लकड़ी के जलने से और गोबर के कंडे के जलने से उत्पन्न होता है, ये सबसे बड़ा एंटीवायरस है। आज आप चले जाओ कुछ कुछ राज्य जिन्होंने इस संस्कृति को बचा करके रखा है। छत्तीसगढ़ के कुछ गांवों में चले जाओ, झारखंड के कुछ गांवों में चले जाओ, दूर से देखोगे आप कि प्रातःकालीन पूरे गांव
के ऊपर एक छत जैसा धुएं की छत होती है, छत बनी रहती है, छत बन जाती है। पूरा गांव 100-200 घर का गांव है और दूर से जाते हुए ट्रेन से आप देखोगे तो पूरे गांव में जितने भी घर हैं सभी घरों के ऊपर धुएं का एक छत जैसा बन जाता है, जस्ट लाइक अम्ब्रेला। और महसूस करोगे आप कि उस धुएं ने पूरे गांव को ढक रखा है, एक चादर की तरह। प्रातःकालीन का भूगोल, स्वयं मिट्टी का कफ जब ऊंचा रहता है और वायरस के बढ़ने का, मल्टीपल होने का सबसे अच्छा जब वातावरण रहता है, उस समय जब हमारे गांव के घरों के रसोई घर में लकड़ी और गोबर के कंडे जब हर घर में जलते हैं और हर घर से जब धुआं निकलता है तो वह धुआं कहां जाता है? धरातल से 50-100 फीट ऊपर, और उसके ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि उसके ऊपर और ज्यादा कफ का क्षेत्र है, उसमें नहीं जा सकता। तो पूरे गांव को जो धुआं है वो एक अम्ब्रेला की तरह ढक करके और वायरसों के प्रकोप से पूरे गांव को बचाता है। वहीं आप उन गांवों में चले जाओ, मॉडर्न गांवों में या शहरों में, जहां सभी घरों में एलपीजी जलता है, पूरा आसमान खुला होता है, वायरस को आमंत्रण होता है, वायरस आसानी से उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। और जिन जिन जीवों के शरीर का भूगोल अग्निचर से बदल करके आकाशचर हो गया है, उन जीवों के शरीर में प्रवेश करके और फिर उसमें वो अपना घर बनाने लगते हैं, क्योंकि उस जीव का शरीर उस वायरस के रहने का भूगोल बन गया है। मैं अपील करूंगा भारत सरकार से और विशेष करके भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर से, पिछले 2 वर्ष से कोविड और कोविड का प्रकोप चल रहा है। भारत सरकार एक सर्वे करे कि वास्तव में कोविड से मरने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा कहां है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत के वे गांव जिन लोगों ने अपने रसोई घर की नैसर्गिकता को बचा करके रखा है, वहां कोविड से मृत्यु का दर लगभग 0 होगा। शाम का समय, ये प्रातःकालीन शाम का समय, कभी आप शाम 5 बजे आप ऐसे गांव के बाजू से ट्रेन से गुजर जाओ या हवाई जहाज से गुजर जाओ और उस गांव का नजारा देखोगे आप, तो पूरे गांव को, क्योंकि शाम 5 बज गया और ऐसे गांवों में चूल्हे जलने शुरू होते हैं, गोबर के कंडे और लकड़ी से चूल्हे जलने शुरू होते हैं, और उससे जो धुआं उठता है वो धुआं वहां नहीं रहता जहां से उठता है, वो 50 फीट ऊपर, 100 फीट ऊपर जाकर के और पूरे गांव को एक अम्ब्रेला की तरह ढक लेता है। उस गांव में कोई भी वायरस प्रवेश नहीं कर सकता। हमारे पूर्वजों ने रसोई घर के ईंधन के लिए गोबर का कंडा और लकड़ी का चुनाव यूं नहीं किया कि उनके पास एलपीजी नहीं था। और ऐसे ज्वलनशील गैस वो नहीं बना सकते थे। गोबर से गैस निकाल करके और उस गैस से खाना बना सकते थे, इसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसा नहीं कह सकते आप। लेकिन जो काम गोबर के कंडे से उठा हुआ धुआं और लकड़ी के जलने से निकला हुआ धुआं जो काम कर सकता है, वो काम
गैस नहीं कर सकता। इसलिए भारत को सुरक्षित रखना है तो भारत के रसोई घर को सुरक्षित रखना पड़ेगा। और रसोई घर शुरू कहां से होता है? चूल्हे से शुरू होता है। चूल्हे की नैसर्गिकता को बनाइए और पढ़ो अष्टांग संग्रहम, जहां पर शिवाग भट्ट ने पूरी रसोई घर पर एक संग्रह ही लिख दिया। अष्टांग संग्रहम पूरा का पूरा रसोई घर का विज्ञान है, जहां रसोई घर की आकृति, रसोई घर में किस दिशा में खिड़की होनी चाहिए, किस दिशा में दरवाजा होना चाहिए, चूल्हा कैसा होना चाहिए, और फिर वहां से आगे बढ़ो तो रसोई घर में पकने वाले बर्तन कैसे होनी चाहिए, उसकी वैज्ञानिकता। और रसोई घर में सबसे बड़ी वैज्ञानिकता है कि किस मौसम में कौन सी वनस्पति का एप्लीकेशन होना चाहिए, कौन सी सब्जी का एप्लीकेशन होना चाहिए, कौन से फल का एप्लीकेशन होना चाहिए, कौन से मसालों का एप्लीकेशन होना चाहिए, कौन से अनाजों का एप्लीकेशन होना चाहिए। शीत ऋतु शुरू होता है और हमें मिलता है क्या? बाजरी। अग्नि प्रधानता का सबसे उच्च कोटि का अनाज है बाजरी। इस शीत ऋतु में आप नियमित रूप से बाजरी खाइए। ओमिक्रॉन का बाप भी आपके शरीर में नहीं घुस सकता, क्योंकि बाजरी एक ऐसा अद्भुत अनाज है जो हमारे शरीर के अंदर के अग्नि वाले वातावरण को बिगड़ने नहीं देता। खाइए बाजरी और रहिए वायरस से सुरक्षित। कई लोगों ने संकल्प ले लेते हैं, ले रखे होते हैं, हम जी लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। नियमित रूप से मत खाइए, लेकिन जब शरीर को औषधीय जरूरत पड़े तो जरूर खाना। प्रचंड अग्नि है लहसुन के पास, प्रचंड अग्नि है काली मिर्च के पास, प्रचंड अग्नि है सोंठ के पास, प्रचंड अग्नि है काले मिर्च के पास। शीत ऋतु में इसका भरपूर एप्लीकेशन कीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं। और अंत में यही कहूंगा, ओमिक्रॉन आ जाए या कोई और नया वायरस आ जाए, ये नाम बदल सकते हैं, वायरसों के चरित्र को नहीं बदल सकते। वायरस तभी आपके शरीर पर प्रभावकारी होगा जब वायरस के रहने का भूगोल आपके शरीर के अंदर बन जाएगा। आप पारंपरिक रसोई घर, चूल्हा, चुल्हनिया और उसके सारे उपकरण और उसमें काम आने वाले सारे तत्वों से अपने शरीर को जोड़ के रखोगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रतिवर्ष जब सूर्य का दक्षिणायन गमन होता है तो पृथ्वी के भूगोल का तापमान गिरता है और गिरे हुए तापमान में वायरस को रहने का वातावरण बढ़ता है और ऐसी चीजें होती है। अंतर कितना पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और कल भी होगा। अंतर इतना ही है कि पहले हम वायरसों का वर्गीकरण नहीं करते थे और अब हम इसका वर्गीकरण करके अलग अलग नामों से इसको संबोधित कर देते हैं और डराने का एक बहुत बड़ा कुचक्र फैला करके रखे हैं। तो समय हो गया है, इस सत्र को मैं यहीं पर पूर्ण करूंगा।
और संभवतः आपके कुछ प्रश्न आए होंगे, तो उन प्रश्नों का उत्तर भी देने की कोशिश करता हूं। तो कोई प्रश्न है? प्रश्न कुछ है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं थोड़ी देर रुक सकता हूँ। अनिल सोनाक लिखते हैं, तो आप मानते हैं कि कोविड एक वास्तविकता है? देखो, कोविड एक नाम है, लेकिन वायरस वास्तविकता है। अब ये वायरस प्रकृति प्रदत्त भी हो सकते हैं और प्रकृति से लेकर के और उसको नए भूगोल के हिसाब से बनाए भी जा सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर रुक सकता हूं। इसमें माइक से बोल नहीं सकते ना महेश जी? महेश जी नहीं। तो ठीक है, आपका कोई प्रश्न नहीं है, इस सत्र को यहीं पूर्ण कर देता हूं। आप सभी को फ्लैट सिस्टम में चूल्हे को, अमिताभ भटनागर जी लिख रहे हैं, फ्लैट सिस्टम में चूल्हे को वापस कैसे ला सकते हैं गुरुजी? अब देखिए अमिताभ भाई, ऐसा है कि फ्लैट सिस्टम को मैं कहता हूं कबूतर खाना। तो आपने तय ही कर लिया है कि कबूतर खाने में रहना है, तो अब उसमें क्या कर सकते हैं हम? तो फ्लैट सिस्टम में तो अब जो बिल्डर है उसको बताना पड़ेगा कि हर घर में जो फ्लैट बनाए तो उसको वहां पर एक पारंपरिक रसोई घर बनाने का और उससे निकलने वाली जो चिमनी है उसका प्रोविजन करे। जब हम संडास के चीजों को बाहर निकालने का प्रोविजन उसमें रखते हैं, सब चीज का प्रोविजन रखते हैं, तो जरूर फ्लैट में भी ऐसा घर बन सकता है जहां से लकड़ी और गोबर के कंडे के चूल्हे के धुएं को बाहर निकालने की व्यवस्था हो सकती है। ऐसा बन तो सकता है। तो अब ये तो प्रमोटर से बात करना पड़ेगा आपको। और मैं तो बार बार कहता हूं कि नरक में क्यों रहना है, स्वर्ग में रहने का कोशिश कीजिए ना। आदमी जिंदगी भर कमाता है और जिंदगी भर जो है एक ही सुख के साथ जीता है कि मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग मिले, लेकिन जीते जी स्वर्ग में रहने की कल्पना हम नहीं करते हैं। भारत का गांव आज भी स्वर्ग से कम नहीं है, इतना बिगड़ने के बाद भी स्वर्गीय है। मैंने स्वर्ग में स्वर्ग जैसा है। तो आइए गांव में, क्या रखा है इस नरक रूपी शहर में, जहां पर श्वास के लिए शुद्ध वायु नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध अग्नि नहीं है, शुद्ध मिट्टी नहीं है, शुद्ध जल नहीं है। अगर गांव से उधारी ये सारी चीजें नहीं ली जाए तो आदमी कैसे जी सकता है? तो ऐसे जगह रहने की कल्पना कीजिए जहां पर ये पंच महाभूत सहज और नैसर्गिक रूप से उपलब्ध हो, और वो गांव में ही हो सकता है। अब एक महीने से सूखी खांसी है, तो अब ये चिकित्सा का सत्र थोड़े ही है। अब एक महीने से सूखी खांसी है तो बहेड़ा का एप्लीकेशन करो आप। शीत ऋतु में बहेड़ा जो है वो बिगड़े से बिगड़े खांसी को सुधार देता है। ठीक है। और गुरुजी देसी, रविंदर जी लिखते हैं, गुरुजी देसी गौ माता का दूध बढ़ाने की दवा। अरे भैया, ये ओमिक्रॉन नाम के जो आए हुए नए वायरस वाला सत्र था, इसमें ये बीमारी कहां से लेके आ गए? गाय को अच्छा खिलाइए तो अच्छा दूध देगी। गाय को खिलाओगे नहीं तो वो आसमान से दूध खींच के दे देगी क्या? गाय को चना खिलाइए, गेहूं खिलाइए, गुड़ खिलाइए, बाजरी खिलाइए, हरा घास खिलाइए। जब वो खाएगी तो कन्वर्शन करेगी वो। जब आप खाना ही नहीं खिलाओगे तो कन्वर्शन क्या करेगी? समीर गोपाल लिखते हैं, पंचगव्य में कौन सी औसत है?
पंचगव्य में कौन सी औषध है? तो कोरोना वाला किट यूज कर लो आप, उससे भी ये ओमिक्रॉन जाएगा वो। टीका उपचार कहाँ तक सही है? टीका उपचार कहाँ तक कमेंट करना जो है बड़ा कठिन है। टीका उपचार कहाँ तक है? टीका ही प्रोसेस ठीक नहीं है। हाँ, देखो हमारे शरीर में सीधे सीधे कुछ भी नहीं देना चाहिए, सीधे इंजेक्ट करने वाला हमारा शरीर नहीं है। हमारे शरीर को जो कुछ भी चाहिए वो पाचन तंत्र के माध्यम से जाना चाहिए। पाचन तंत्र के माध्यम से शरीर के अंदर गया हुआ ही शरीर के भूगोल को कम से कम बिगाड़ता है। और शरीर में अगर हम सीधे किसी भी चीज को इंजेक्ट करेंगे तो शरीर को नुकसान होगा। इसलिए ये टीका और टीकाकरण ये नैसर्गिक नहीं है। गंगी ओमिक्रॉन के लिए अर्क कैसे बना सकते हैं? देखो इसमें जो है ना, आप कोरोना के बारे में जो मैंने अर्क, हालांकि उतना स्ट्रांग भी नहीं चाहिए ओमिक्रॉन के लिए, कि ओमिक्रॉन क्योंकि सामान्यतः ये शीत ऋतु में आने वाला सामान्य वायरस है। ये कोरोना जैसा नहीं है खतरनाक, इसलिए उतना नहीं चाहिए। लेकिन कोरोना वाली जो औषधि जो मैंने बताई है, जो यूट्यूब में है, उसको भी आप ले लोगे, जिसमें काल में तुलसी और काली मिर्च का एप्लीकेशन है, वो काफी। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर पैट्यून्स? क्या लिखा है इन्होंने, अमरिंदर रेड्डी ने? पैट्यून्स क्या होता है? क्या होता है भाई, जरा एक्सप्लेन कर देना। और द्रवसिद्धों को ओमिक्रॉन का फार्मूला क्या होगा? वही जो कोरोना वाला है। इसमें कोरोना में जो हमने डबल डिस्टिलेशन जो बताया था, इसमें डबल डिस्टिलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंगल डिस्टिलेशन में भी चला जाएगा ये। हरगोपाल जी, लास्ट टाइम आल्सो कोरोना उत्तरायण काल में बहुत ज्यादा है जी। हाँ, ये जो कोरोना वाला जो वायरस है ना, इसको ये जो बनाया हुआ जो वायरस है, देखो जो नैसर्गिक वायरस होता है वो अपने भूगोल के हिसाब से आता है, लेकिन उस नैसर्गिक वायरस को पकड़ करके और उसको किसी दूसरे वातावरण में जीने लायक जो बनाते हैं वो आर्टिफिशियल होता है। तो कोरोना चूंकि विपरीत परिस्थितियों में आया, इसलिए कोरोना के बारे में कहा जा रहा है कि वो उत्पन्न किया हुआ वायरस। उसको हम उसकी आदतों को बदल करके और कई चीजों को उसमें जेनेटिक परिवर्तन करके दूसरे भूगोल में रहने लायक बना सकते हैं। उसी प्रकार से लेबोरेटरी में जो है, ये जिनको विज्ञानी कहते हैं, विज्ञानी नहीं, वो विनाशकारी लोग जो हैं, वो वायरसों को एंटी इन्वायरमेंट में रहने लायक बनाते हैं। और इसीलिए जो कोरोना है वो दूसरे वातावरण में भी अपने आप को एडजस्ट करके और बढ़ा पाए। गुरुजी, वैक्सीन के क्या फायदे हैं? देखो संतोष जी, ऐसा है कि वैक्सीन के नुकसान तो मैं बता सकता हूं, फायदे आज तक मुझे कुछ दिखे नहीं। सतीश लिखते हैं, गुरुजी क्या दाल में अजवाइन में अजवाइन में डाल सकते हैं? ये क्या होता है? दाल में अजवाइन में, मालूम नहीं क्या लिख रहे हो। दाल में अजवाइन डाल सकते हैं, ऐसा तो हो सकता था प्रश्न, तो डाल सकते हैं। अंजलि लिख रहे हैं, गुरुजी वैक्सीन के लेने के लिए सरकार मजबूर कर रही है, उसके कैसे बचें, कृपया मार्गदर्शन करें। ये तो बड़ा मुश्किल चीज है कि हमें विरोध करना पड़ेगा। और देखो अब ये तो सरकार की नीयत ही ऐसी हो गई है, और देखो सरकार की भी नीयत नहीं है, जो वर्ल्ड क्लास के माफिया हैं इनका बहुत ज्यादा जो है वो सरकार पर पकड़ और प्रभाव रहता है। उसके कारण हमारी सरकारें नहीं चाहते हुए बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर देती है। जैसे अभी मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा था कि कोर्ट का आदेश है कि जबरदस्ती नहीं करना, फिर भी कुछ जिला के कलेक्टरों ने जो है राशन पानी बंद कर दिया और ये सारी चीजें की है। तो कहीं ना कहीं देखो हमें
विरोध तो करना ही पड़ेगा और एम के प्रक्रिया बचना ही पड़ेगा अगर बचना है तो उससे। अब इस पे कुछ ज्यादा मैं तो कोई बात क्या करूं आपसे। आप अपने स्तर पर और अपने जगह पर तरकीब लगाओ। आप अगर आपको एरोप्लेन में सफर करना है, बाहर जाना है, तो आप उनके कुछ चक्र से नहीं निकल सकते, और कहीं नहीं जाए तो आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता घर में बैठे। रविंदर जी, होम्योपैथी मेडिसिन बताना जी, ये क्या, किस चीज का होम्यो मेडिसिन बताना। अनिल सोनाक, गविशित की टीम तो पूरे हरियाणा में किसी भी वायरस के बिल्कुल ना होने का दावा कर रही थी और है, थोड़ी शंका है। देखो वायरस तो है, हमारे यहाँ से कोई ऐसी चीज नहीं कही गई है कि वायरस नहीं है। वायरस है और उसने काम किया है, और हर साल होता है, ये कोई नया चीज नहीं है। हाँ, ये हर साल होता है, लेकिन इस बार कुछ प्रोपेगेंडा कुछ ज्यादा ही हुआ। और वायरस है, तभी हमने वायरस की दवाई भी बनाई और गविशिदों को बताया भी कि जो है आप दवाई बनाइए, और लोगों ने, मैंने हजारों लोगों को इसमें से उपचार हुआ और हजारों लोग इस वायरस के प्रकोप से बाहर निकले। अब हरियाणा में कौन से गविशिद की टीम ऐसा बोल रहा है, ये मुझे जानकारी नहीं। अमिताभ भटनागर, धन्यवाद। गुरु जी, सर्दी में नजला दिक करने के लिए, कोई नजला दूर करने के लिए तो क्या है, आप उष्ण चीजें खाइए, रसोई घर को सुधारिए ना, नजला क्यों हो जाएगा। रसोई घर में उपयोग करो, आप काली मिर्च का उपयोग करिए, अदरक का उपयोग कीजिए, हैं, और कुछ गरम मसाले हैं, दालचीनी का उपयोग कीजिए, बड़ी इलायची का उपयोग कीजिए, तो शरीर का जो अग्नि अग्नि क्षेत्र है वो ठीक रहेगा, तो कुछ नहीं होगा गड़बड़। हाँ, दाल में आप डालो ना अजवाइन, क्या दिक्कत है। अजवाइन अलग से भी खा सकते हो, अजवाइन और काला नमक का चूरन बना करके भी खा सकते हैं। शेखर लिखते हैं, हेमंत ऋतु में किस वेजिटेबल सेवन करने से शरीर को, देखो ये जो है ना, अब हेमंत ऋतु है तो ये भूगोल के हिसाब से है। हेमंत ऋतु में भारत में इतने सारे भूगोल हैं, तो हेमंत ऋतु में हर भूगोल में अलग अलग चीजें आती हैं। तो आप देखो, प्राकृतिक रूप से जितनी चीजें उगती है ना, वो सब आंख मूंद करके खाइए। हाँ, और जो हाइब्रिडिंग के कारण जो है, इन लोगों ने जो बदल दिया है कि किसी भी मौसम में कुछ भी हो जाता है, उससे बचो आप। नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से जो चीजें जहां पर जिस भूगोल में उग जाती है, वो जरूर खाना चाहिए, वही उसकी औषध है। गुरु जी, मोबाइल रेडिएशन से 5G की स्पीड से ज्यादा फैला है कोरोना। अब जैसे भी फैला है, अब आप देखो, अब इन चीजों को रोकना संभव नहीं है। हाँ, ये जो विनाशकारी जो एप्लीकेशंस जो हो रहा है दुनिया में, इसको रोकना बहुत मुश्किल काम है। तो है कि हम बचने का प्रयास करें। अभी देखो, रेडिएशन जीरो करने का जो है, वो गोबर का जो चिप्स वगैरह बन रहा है, उसका उपयोग कीजिए, उससे जितना ज्यादा बच सकते हैं। और गोबर से देखो, नैसर्गिक पेंट भी हमने डेवलप कर दिया है। आप अपने कमरे के अंदर पूरा गोबर का पेंटिंग लगा करके रखिए, ताकि रेडिएशन जीरो हो जाए। 5G क्या, 10GB आने से वो रेडिएशन नहीं होता, रेडिएशन जीरो हो जाता है। तो आप अपने कमरे की पुताई अब जो है गोबर से करो। इनर जो घर के अंदर अंदर की जो दीवारें हैं और छत हैं, उसमें आप गोबर का लेप लगाइए, गोबर पेंट का एप्लीकेशन कीजिए। गोबर पेंट हमने सिखाया है बनाना करना, बहुत सारे गविसिद्धों को मालूम है। आप अपना इसमें कमेंट बॉक्स में अपना फोन नंबर लिख दीजिए, बहुत सारे गविसिद्धर आपको कांटेक्ट कर लेंगे, आपके घर को पूरा रेडिएशन फ्री करके दे देंगे वो। तो इन चीजों का एप्लीकेशन करो, जितना संभव हो सकता है उतनी चीजें हम लोग भी विकसित कर रहे हैं। वो विनाशकारी चीज विकसित कर रहे हैं, हम उस विनाश को काटने की चीजें विकसित कर रहे हैं। तो आप जो है इसका फायदा उठाइए। आप गाय और उसके गवियों को आप अपने जीवन में एप्लीकेशन करो, आप वायरस से बचे रहोगे। तो इसी के साथ इस सत्र को जो है मैं पूरा कर देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। महेश जी।